हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे किरचॉफ करंट लॉ के बारे में, जो कि नेटवर्क थ्योरी का इम्पोर्टेंट लॉ है और कई लोगों को इसको यूज करने में दिक्कत होती है और जितना ईजी इसका नेम है उतना ईजी ये भी है। तो इस वीडियो में हम किरचॉफ करंट लॉ के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में। तो सबसे पहले हम केसीएल का स्टेटमेंट लिखेंगे। केसीएल, अकॉर्डिंग टू केसीएल the total current across any load in a given network जीरो। सपोज करिए ये कोई नोड है, ये करंट ये इनकमिंग करंट I1, ये इनकमिंग करंट I2, ये आउटगोइंग करंट I3 और ये आउटगोइंग करंट I4। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं इनकमिंग करंट को लूँगा वो मैं नेगेटिव लूँगा और आउटगोइंग को पॉजिटिव। ठीक है, आप चाहें तो उल्टा भी ले सकते हैं, इनकमिंग को पॉजिटिव, आउटगोइंग को नेगेटिव। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं, तो आप हमेशा इस कन्वेंशन को फॉलो करेंगे। ओके, तो यहाँ से क्या हुआ, इनकमिंग करंट -I1 -I2 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो गया, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। इसका मतलब टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो टोटल इनकमिंग करंट इक्वल्स टू टोटल आउटगोइंग करंट। कई जगह आपने बुक में लिखा भी देखा होगा कि केसीएल का जो स्टेटमेंट होता है वो ऐसे ही होता है कि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो आप एक्रॉस एनी लोड टोटल करंट जीरो ये भी कह सकते हैं, या टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट ये भी कह सकते हैं। बात दोनों एक ही है। ठीक है, अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो करंट होती है वो कूलम पर सेकंड होती है। ठीक है, तो द चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो हम उसकी फॉर्म में से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो -I1 को लिख लेते हैं dQ1 अपॉन dt माइनस dQ2 अपॉन dt प्लस dQ3 अपॉन dt प्लस dQ4 अपॉन dt इक्वल टू 0। तो माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो टोटल चार्ज है वो कंजर्व हो गया, मतलब कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, मतलब कोई भी चार्ज किसी नोड पर बच नहीं रहा। तो केसीएल इक्वेशन को क्या कह सकते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इक्वेशन।
आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं KCl, तो इसमें जो C है वो चार्ज को बता रहा है, तो KCl इज रेफर टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इक्वेशन। तो इसके बाद आपने नोडल एनालिसिस का नाम सुना होगा, तो नोडल एनालिसिस क्या होती है? KCl प्लस ओम्स लॉ। नॉर्मली लोग नोडल एनालिसिस को KCl बोल देते हैं, लेकिन नोडल एनालिसिस क्या होती है? KCl प्लस ओम्स लॉ, ठीक है। तो KCl के कुछ अलग पॉइंट्स होते हैं, ओम्स लॉ के कुछ अलग पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो उनको हम देख लेते हैं, इसके बाद हम नोडल एनालिसिस के पॉइंट्स देखेंगे। तो मैं 1 बाय 1 KCl और ओम्स लॉ के पॉइंट्स को डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद हम नोडल एनालिसिस के पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले लिखिए आप, ओम्स लॉ इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ओम्स लॉ डिपेंड्स ऑन temperature, whereas KCl is independent from the temperature. सेकंड पॉइंट लिखिए आप, ओम्स लॉ which depend on the nature of element, linear, bilateral, passive, ठीक है। whereas KCl is independent from the nature of the element। It means KCl is applicable to linear, non-linear, unilateral, bilateral, active, passive। इसको आप नोट कर लेना, ओके। ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर, थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर लम्प्ड एंड distributed network। whereas KCl is only valid for lumped electrical network। ठीक है। इसके बाद हम अब नोडल एनालिसिस के पॉइंट्स लिखेंगे, तो मैं हेडिंग बना लेता हूँ। ये इसकी कंडीशन में लिखाने जा रहा हूँ। पहली क्या होगी, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। सेकंड पॉइंट क्या होगा, नेचर ऑफ एलिमेंट शुड बी लीनियर, बाइलेटरल, पैसिव। और थर्ड पॉइंट क्या होगा,
वैलिड फॉर लम्प्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। मीन्स जो ऊपर मैंने केसीएल और ओम्स लॉ की जो कंडीशन बताई थी, ये उन दोनों का कॉम्बिनेशन है जो कि नोडल एनालिसिस की कंडीशन हो गई है। ठीक है, क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सम बेसिक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर करंट फाइंड करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि करंट किधर से फ्लो हो रहा है। आप हमेशा एक बात ध्यान रखें, करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है। तो यहाँ पर B1 से करंट निकल रहा है और 0 वोल्ट की तरफ जा रहा है, तो करंट कैसे लिखेंगे, इनका पोटेंशियल डिफरेंस, तो I इक्वल टू V1 माइनस 0/2 ओम। ठीक है, इसका करंट कैसे लिखेंगे, इधर देखिए आप 0 वोल्ट से करंट इधर जा रहा है B की तरफ, तो हायर पोटेंशियल लिखेंगे पहले, तो 0 माइनस V/2। मतलब सारा जो डिपेंडेंसी है वो करंट पर डिपेंड कर रहा है, करंट किधर फ्लो हो रहा है। अगर करंट नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब जो अपोजिट डायरेक्शन में वो करंट क्या होगा फिर पॉजिटिव। जैसे अगर यहाँ पर नेगेटिव करंट आ रहा है तो मतलब इसके अपोजिट जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए B1 से करंट निकल रहा है B2 की तरफ, तो यहाँ पर I इक्वल टू B1 माइनस V2/2। ये क्लियर हो गया। और मैं एग्जांपल लेता हूँ, B1 2 ओम 1 ओम V2 I, इसका कैसे करंट फाइंड करेंगे, तो I इक्वल टू करंट किधर से निकल रहा है B1 से, तो B1। अब यहाँ पर देखिए हम हमेशा इस पोलैरिटी में देखेंगे लास्ट वाला साइन, तो लास्ट वाला साइन क्या है इस सोर्स का, नेगेटिव, तो माइनस, मान लीजिए 2 वोल्ट का है ये सोर्स, तो B1 माइनस 2। अब यहाँ पर भी दिखाएंगे क्योंकि ये प्लस है और इसका दूसरा वाला पार्ट किससे कनेक्ट है, नेगेटिव से, तो हम लास्ट वाला साइन देखेंगे, तो क्या हो गया B2/2 1 + 3। एक और एग्जांपल लेता हूँ, B1 2 मान लीजिए इस ब्रांच का करंट हमें निकालना है, तो I इक्वल टू B1 माइनस 3 माइनस B2 इक्वल टू 3। आप सोचेंगे ये होगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि जिस ब्रांच में करंट सोर्स लगा है वही उसका क्या होगा, करंट होगा। तो मान लीजिए करंट 2 एम्पियर है, तो इसका जो करंट होगा वो 2 एम्पियर होगा। ठीक है, इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि मान लीजिए एक सोर्स है ये B, ठीक है, B के पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टर लगा है तो जो यहाँ पर आएगा वो V होगा। मतलब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, इस रजिस्टर का कोई भी रोल नहीं है,
लेकिन ये रिडंडेंट एलिमेंट है, लेकिन आप इसे सर्किट से नहीं हटाएंगे। पहले ही सुन लीजिए आप, सर्किट से नहीं हटाना है, लेकिन इसका कोई रोल नहीं है। इसका रोल तब होगा जब हमें पावर निकालनी हो। तो अगर आपको कभी भी ऐसा दिखे तो वहाँ पर आप उसे रिडंडेंट मान के चलिए, लेकिन सर्किट से आपको नहीं हटाना है, ठीक है। अगर सर्किट में आपको ऐसा दिख रहा है तो ये इसके इक्विवेलेंट होता है। मीन्स इस रेजिस्टेंस का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। क्या है ये? रिडंडेंट। लेकिन आप इसे सर्किट से नहीं हटाएंगे, समझे? तो यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद मैं लेता हूँ अब एक एग्जाम्पल। तो इस सर्किट को ध्यान से देखिए आप। इसमें 3 सोर्स हैं, 3 रजिस्टर हैं। अब यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है ये होता है रेफरेंस। आपको कई जगह बुक में आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा और एग्ज़ाम में भी आपको ऐसे ही देखने को मिले, लेकिन ये ऐसे होता है ग्राउंड, जिसको आप रेफरेंस बोलते हैं। तो आप हो चाहे ना हो, ग्राउंड मान लीजिए आप उसे, ठीक है, मतलब 0, ठीक है। तो ये होता है रेफरेंस। अब यहाँ पर हमें लगाना है नोडल एनालिसिस। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन में यह सोचते हैं कि करंट की डायरेक्शन आपको किधर लेनी है। तो दोस्त आपको मैं एक बात बता दूं कि आप इस क्वेश्चन में करंट की डायरेक्शन जो मर्जी वो ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले मैं जो बता रहा हूँ वो आप सुनिए, उसके बाद मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है। हम यहाँ पे एक नोड लगा रहे हैं BA, मान लिया नोड, ठीक है। मान लिए BA हमारा सब कुछ है, BA को मान लिया गॉड, ठीक है। अब इस BA से गॉड क्या होते हैं हमारे? भगवान। भगवान कभी भी लेते नहीं हैं, हमेशा हमको देते हैं, मतलब आउट गोइंग करते हैं, ठीक है। तो इस BA से हम जितनी भी करंट है वो सब क्या ले लेंगे? आउट गोइंग। तो मान लीजिए हम आउट गोइंग, आउट गोइंग और आउट गोइंग, ठीक है। और इस BA को मान लिया हमने हायर पोटेंशियल, क्योंकि भगवान हमारे क्या होते हैं? सबसे बड़े। तभी तो करंट बाहर गया है हायर पोटेंशियल पे, तभी तो इस नोड से सारे करंट हमने क्या ले लिए? बाहर की तरफ। और मेरा कन्वेंशन हमेशा अगर फॉलो कर रहे हो तो आप वही लेके चलें, इनकमिंग करंट नेगेटिव और आउटगोइंग करंट पॉजिटिव। आप हमेशा यही लेके चलना, ठीक है। कोई कुछ भी बताया हो, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हो तो आप हमेशा यही लेके चलना। ऐसा ना हो एनालॉग में आप कुछ अलग यूज कर रहे हो और यहाँ पर कुछ नेटवर्क में ये यूज कर रहे हो, तो टोटल 0 हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसकी इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है। तो BA से करंट निकल रहा है, तो BA से करंट कहाँ जा रहा है? 10 वोल्ट पर, ठीक है। तो मान लीजिए करंट है I1, I2 और I3। तो आउटगोइंग करंट है, आउटगोइंग करंट को मैं क्या लिखता हूँ? पॉजिटिव। तो I1, I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। तो I1 करंट किधर जा रहा है? BA से 10 वोल्ट की तरफ। तो BA माइनस 10 अपॉन 1 प्लस I2 करंट BA से
-2 वोल्ट की तरफ जा रहा है। अगर प्लस माइनस से देखेंगे तो ये 2 वोल्ट है, प्लस माइनस से देखेंगे तो -2 वोल्ट है, और माइनस प्लस से देखेंगे तो -2 वोल्ट है, और हमेशा बाद वाला साइन ही लेना है। तो BA प्लस 2/3 प्लस I2 करंट किधर जा रहा है, BA से 1 वोल्ट की तरफ, तो BA माइनस 1/2 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं 6, तो 6BA माइनस 60 प्लस 2BA प्लस 4 प्लस 3BA माइनस 3 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 6BA और 2BA 8BA और 3 11BA 11BA माइनस 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 प्लस 63 प्लस 4 इक्वल टू 0। 11BA माइनस 59 इक्वल टू 0। BA इक्वल टू 59/11। ठीक है, वोल्ट। ये आ गया हमारे BA की वैल्यू। मान लीजिए अब कोई एक दूसरा स्टूडेंट है, वो ये सोच रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होता, अगर मैं पोलैरिटी अलग लूँगा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चलो मैं आज ट्राई कर ही लेता हूँ पोलैरिटी चेंज करके। चलो मान लेते हैं इसकी पोलैरिटी में इनसाइड ले लेता हूँ, इनपुट इनकमिंग करंट, इसकी भी मैं इनकमिंग ले लेता हूँ, और इसकी आउटगोइंग। अब मैं इक्वेशन लिखता हूँ, तो इनकमिंग करंट को मैं क्या लिखता हूँ, नेगेटिव, आउटगोइंग को पॉजिटिव। ठीक है, तो -I1, ठीक है, -I3 प्लस I2 इक्वल टू 0। अब 10 वोल्ट से करंट इधर जा रहा है BA की तरफ, तो -10 माइनस BA/1, ठीक है, माइनस I3, तो 1 माइनस BA/2 प्लस BA प्लस 2/3। ठीक है, चलो अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो 6 माइनस 60 प्लस 6BA माइनस 3 प्लस 3BA प्लस 2BA प्लस 4 इक्वल टू 0। ये 0 हो गया इधर जाके, -63 प्लस 6 और 3 9 और 2 11 BA प्लस 4 इक्वल टू 0। -3 प्लस 4 माइनस 59 प्लस 11 BA इक्वल टू 0, और BA हो गया 59/11 वोल्ट। तो इससे आपको समझ आ गया होगा कि आप पोलैरिटी कुछ भी ले लें, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से कभी पहले ये नहीं सोचना है कि मैं करंट की डायरेक्शन किधर लूँ। आप कुछ भी पोलैरिटी मान लें, इनकमिंग मान लें, आउटगोइंग ले लें, कुछ भी। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो किधर से करंट निकल रहा है वो याद रखें, और किधर करंट जा रहा है, और हमेशा ये याद रखें कि इनकमिंग करंट आपको नेगेटिव लेना है और आउटगोइंग आपको पॉजिटिव। और अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो आप एक नोड लीजिए, उस नोड से जितनी भी ब्रांच निकल रही हैं सब पे आउटगोइंग करंट कर दीजिए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं हुआ, आपको कभी डाउट नहीं रहेगा सर्किट सॉल्व करने में। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू।